गुड मॉर्निंग। आर्ट्स एंड कल्चर को लेकर कई सारे क्वेश्चंस यूपीएससी जो है वो करंट से पूछते हैं। और ये सीरीज़ जो है वो उड़ान के कुछ बुक्स है जहाँ से मैं कुछ टॉपिक्स को भी कवर अप करने वाला हूँ। इसमें ख़ास तौर पर अभी पहला जो टॉपिक है वो है वास्तुकला। इसमें ख़ास करके आप देख रहे हैं कि वास्तुकला में जो आप कई सारे डायमेंशन हैं, जिसमें एक तो आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तु यहाँ पर है। जगन्नाथ टेम्पल है, अल हकीम मस्जिद है और थिरुनेल्ली टेम्पल्स है, थिरुकाची, अबथा शाहेश्वर टेम्पल है, नया संसद भवन है, तुंगानाथ टेम्पल जो है, खूनी दरवाज़ा, कर्नाटक का एक होयसाल टेम्पल है पवित्र, ठीक है, और है अल अक्सा मस्जिद, कोणार्क टेम्पल, 64 योगिनी मंदिर और उज्जैन महाकालेश्वर, अयोध्या का टेम्पल, डोंगरा वास्तुकला और बलवन का मकबरा। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है जहाँ से एक या दो क्वेश्चंस की संभावनाएं बन सकती है। हो सके एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए इससे, तो कई सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले कुछ टेम्पल्स की चर्चा करते हुए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है एक टेम्पल जो है जगन्नाथ टेम्पल। तो इसकी विशेषता क्या है जगन्नाथ टेम्पल के बारे में? तो ये उड़ीसा में है और बताया जाता है कि इसमें 4 धामों में से इसको एक माना जाता है। और अन्य 3 में आप देख रहे हैं द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वर है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यहाँ पर एक सूर्य टेम्पल के रूप में भी इसको माना जा रहा है। और दूसरा है कलिंग वास्तुकला पर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार वास्तुकला को ही टारगेट किया जाता है। दूसरा जो बात है वो किससे संबंधित टेम्पल है, तो यहाँ पर भगवान बलभद्र जो है उनकी इसमें पूजा की जाती है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो मंदिर है उसके चारों ओर कूर्मा है ना, भेदा मंदिर जो है दीवारों के नामों गिरे गए हैं। इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें खास करके देखा जाए तो जैसे जगन्नाथ टेम्पल में जो पूरी कॉन्सेप्ट है जैसे भंडार को लेकर, तो इसमें देखिए जैसे दिया गया रत्नों के भंडार को लेकर जो दान में दिए जाते हैं, तो इसमें कहाँ पर रखे जाते हैं, तो एक तो हो गया आंतरिक भंडार, दूसरा हो गया बाह्य भंडार, ठीक है। जगन्नाथ रथ यात्रा जो निकाली जाती है हर एक वर्ष में, जिसमें जगन्नाथ जो देवता हैं उनके लिए, वो कब निकाला जाता है ये शायद उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी ध्यान रखें आषाढ़ शुक्ल पक्ष में निकाला जाता है। और ये कहाँ जाता है, तो बेसिकली एक गुड़ीचा मंदिर जो है, गुड़ीचा टेम्पल, वहाँ तक इसको लेकर जाया जाता है, ठीक है। और फिर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है वो यहाँ पर है, इस पार्ट में स्मरणीय बिंदु जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा 4 धाम यात्रा में शामिल है। ये सबसे पहले नागर शैली जो है वहाँ पर आपने देखा, इसको और एक नाम से जाना गया था। देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपने देखा कलिंग वास्तुकला, तो ये नागर शैली पर ही डिपेंडेंट होता है। नागर शैली में जो टेम्पल्स की आकृति होती है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। उत्तर भारत की शैली है नागर शैली। और इसकी विशेषता क्या है कि दूसरी इसकी विशेषता यहाँ पर आप कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जैसे देउल क्या है, तो गर्भगृह है, जगमोहन क्या है, प्रार्थना कक्ष है, नाट मंडप क्या है, नृत्य कक्ष है, और भोग मंडप रसोई घर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देउल, तो देउल बेसिकली क्या हो गया, गर्भगृह जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है, जगमोहन हो गया प्रार्थना कक्ष, नाट्य मंडप हो गया नृत्य कक्ष, और भोग मंडप हो गया जहाँ पर भोजन का निर्माण होता है, रसोई घर। तो उसके बारे में इतनी आवश्यकताएं थी, वो थोड़ा देख लीजिएगा, और जो आपको इसमें थोड़ा और इम्पोर्टेंट लगे उसको आप कवर अप कर सकते हैं। अल हकीम टेम्पल इसलिए विशेष है क्योंकि प्रधानमंत्री जी गए हुए थे काहिरा, तो वहाँ पर ये मिस्र का जो काहिरा है तो उसको विजिट किए हुए थे। मनाया जाता है कि आज से 1000 वर्ष पुराना टेम्पल है, 11वीं शताब्दी में निर्मित है। और यहाँ पर कुछ इंडियन कल्चर्स और कुछ इंडियन रिचुअल्स के लोग की यहाँ पर ट्रेडिशन देखे गए हैं। ऐसा माना गया है, देखिए भारतीय संस्कृति में मिलती है। और काहिरा के जो एक दाऊदी बिरोह समुदाय है वो इंडिया के साथ एक जो है कल्चरल वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाऊदी बिरोह मुस्लिम समुदाय का ही जो है एक अनुयायी के संप्रदाय जो है फातिमा इस्माइली तैयबी विचारधारा का पालन करते हैं।
और मतलब देखिए ये याद करने की चीज़ें नहीं है, एक दो बार देखेंगे तो ये सारी कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें उत्पत्ति मिस्र में हुआ है और साथ ही साथ में इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका माना जाता है कि यहाँ जो 11वीं शताब्दी के आसपास में 1539 में यमन और सिद्धपुरा पाटन जिला जो गुजरात में है, यहाँ से लोग स्थानांतरित कर गए थे, डिपार्चर कर गए थे वहाँ पर। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में फैले हुए एवं सूरत और गुजरात के भी आधार मानते हैं। ये लोग अपने एरिया का एक डाइवर्जन का एक पार्ट मानते हैं कि हम लोगों का एक होता है कि यहाँ पर ये लोग रहे थे। अगला है टेम्पल तिरुनेल्ली टेम्पल जो है वो कहाँ पर है, तो तिरुनेल्ली टेम्पल आपका केरला में है। ठीक है, 600 वर्ष पुराना है और इसकी स्पेसिफिकेशन और क्या है, तो ये ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है उसके तलहटी में ये है, भगवान विष्णु का इसमें टेम्पल है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है सहरेमाला। मंदिर जो है केरल तो जान ही रहे, कई सारे टेम्पल हैं वहाँ पर, पारंपरिक टेम्पल है, तो केरल शैली का ही अनुसरण करती है। वेमनाड वहाँ का एक जिला है, वहीं पर ये पाया जाता है। लेटराइट पत्थर का उपयोग किया गया है, जटिल नक्काशी है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो स्मरणीय बिंदु जैसे इनेक्ट जो है, इनेक्ट ने अभी शायद इसको एक तरीके से शायद धरोहर के स्थलों में शामिल किया गया, तो इसी कारण से अभी थोड़ा विशेष रूप से ये चर्चा में रहता है। तो इनेक्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा देख लेना है बाद में। अगला है थुक्काटी, है ना, थुक्काकाची अबथ सहोश्वर टेम्पल, ये तमिलनाडु में है और इसकी विशेषताएं क्या है, तो भगवान शिव को समर्पित है, राजेंद्र चोल के द्वारा बनवाया गया था और क्या है, तो कंबोडिया जैसा ही, कंबोडिया का जो अंगोरा टेम्पल है वैसा ही ये टेम्पल कहीं ना कहीं दिखता है। ठीक है, अगला है नया संसद भवन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वर्तमान के लिए, इन सबों में से एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या चीज़ें हैं, तो त्रिकोणीय आकार का है, ये तो जान ही रहे हैं हर कोई। थीम थोड़ा देखना है, लोकसभा का क्या थीम रहा था, तो लोकसभा का जो थीम है मयूर थीम पर आधारित है। 888 सीट ऐसी क्षमता है, बट इवेंचुअली वो एक्सटेंड होकर जब संयुक्त बैठक होता है, राष्ट्रपति के कई बार संयुक्त बैठक का अनुमोदन करते हैं, आर्टिकल जो है 1 to 3 अध्यादेश कई बार जब लागू होता है तो उस ड्यूरेशन में, तो उसमें 1272 सीटों की चर्चाएं की गई है कि ऑलमोस्ट 1272 लोग बैठ सकते हैं। राज्यसभा का जो थीम है वो कमल थीम है। संवैधानिक हॉल भी बनाया गया है, ठीक है ना, जो भारत के लोकतंत्र की यात्रा को दर्शाएगा। नया जो परिसर वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण प्रणाली के साथ जो है क्या किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो नया संसद भवन में, अब चूँकि देखिए वाटर जो हमारे यहाँ पर बरसात जो होती है तो उसके रिस्टोरेशन और फिर उसका पुनर्संचयन के लिए वो कई सारे इलेक्ट्रिसिटी और जो परिसर को जो सप्लाई होगा वो वहीं से किया जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर एक हरित भवन का निर्माण किया गया जिसको नाम दिया गया है प्लेटिनम, है ना, रेडिट हरित भवन। बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट और भदोही कालीन का, देखो भदोही बेसिकली कहाँ का है, यूपी का ही एक कला है। ये कालीन जिसको हम लोग देखते हैं नीचे में बिछाते हैं, वो चीज़ें विभिन्न स्थानों से प्राप्त किया गया है। अशोक चक्र जो है और खास करके 6.5 मीटर लंबा एक राष्ट्र चिन्ह का निर्माण किया गया, इमारती शोभा के रूप में इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें एक संगोल जो देख रहे हैं, संगोल बेसिकली ये भी कॉन्सेप्ट दिया गया है ताकि देखिए संगोल बेसिकली एक मठ से संबंधित था। तो जब कोई राजा चेंज होता था या फिर कोई न्यू राजा बनाया जाता था तो उस ड्यूरेशन में वो संगोल देने की प्रथा थी, है ना। तो ये संगोल वाला इसमें नया भवन के लिए एक अलग से हिस्सा बनाया गया है। तुंगानाथ टेम्पल बेसिकली आपका उत्तराखंड में मिलेगा, सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, 12,800 के आसपास में इसकी आप देख रहे हैं ऊंचाई है ना। विश्व का सबसे ऊंचा टेम्पल है तुंगानाथ टेम्पल। जो आप 4 टेम्पल देख रहे हैं खास करके आप जो इम्पोर्टेंट है इसमें, केदारनाथ, माहेश्वर, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, तो उसी के भागों में से 5 केदार में से एक ये है। ठीक है ना, गढ़वाल हिमालय में है। गढ़वाल हिमालय बेसिकली उत्तराखंड के आसपास में है। और अगला है खूनी दरवाज़ा। स्मारक के बारे में क्या दिया हुआ, दिल्ली गेट के पास में है खूनी दरवाज़ा। 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के शासनकाल में ये बनाया गया था, 50 फीट ऊंचा है। और क्या दिया गया है, तो खूनी दरवाज़ा को पहले लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है। उसके पीछे का कारण क्या रखा, तो 1857 में जो ब्रिटिश सेना, है ना, ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया था और लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर के
पोते और बेटे को जो कब्जा कर दिया था या गोली मार दिया गया था, तो इसी के आधार पर इसको माना जाता है कि हुमायूं है ना, जो आगे चलकर बहादुर शाह जफर और हुमायूं के मकबरे में शरण लिया था। तो ये दरवाज़ा मुग़ल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अतिशयोक्ति वाला कॉन्सेप्ट रख रहा था कि उनके बच्चे को, उनके पोते को मार दिया गया था, है ना। तो इस कारण से इसको खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है। कहाँ पर है? दिल्ली में। 50 फीट ऊंचा है, द्वार है वहाँ पे। यह दरवाज़ा वास्तुकला में मुग़ल और अफ़गानी शैली का मिश्रण है। यहाँ पर पढ़ने वाली चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है, का मिश्रण है। और यह बलुआ पत्थर का निर्माण किया, 3 मंजिला संरचना है और मेहराबदार प्रवेश, जिसमें केंद्रीय द्वार सबसे बड़ा है। बस अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। देखिए सब रैपिड रिवीजन का चीज़ है, बहुत ज़्यादा जटिलताएं को पैदा करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट को पचाने में लगेंगे तो होगा क्या कि ना ही क्वेश्चन बना पाएंगे, ना ही आप इस टॉपिक से अवगत हो पाएंगे। तो जितना जो आवश्यकता है उस चीज़ को इसमें लेना है। संदर्भ अगला क्वेश्चन है, होयसाल टेम्पल कहाँ पर है? जान ही रहे हैं, बेंगलुरु का एक हेलीवुड ज़िला है जो वेलूर है ना, खास करके कर्नाटका में, तो वहाँ पर ये टेम्पल है। भारत जो है ना, इसको यूनेस्को साइट्स के 42वां यूनेस्को साइट्स में इसको भी धरोहर स्थल के रूप में दिया गया है। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट है इस टेम्पल में, जो तारकीय आकार का है। मतलब तारकीय आकार बेसिकली किसको कहा जाता है? जो जिस तरीके से तारा होता है उस तरीके के आकार में निर्मित टेम्पल है। एक है आपका टेम्पल, इसमें शायद दिया है नहीं दिया हुआ, हम देख लेते हैं थोड़ा। नहीं दिया है, हाँ दिया है शायद, हाँ चेनाकेश्वर दिया हुआ है, होयसाल दिया हुआ है, और एक केशव, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है इसमें। हमको लगा शायद नहीं दिया था क्या। चलिए, तो इसमें ये 42 यूनेस्को साइट्स में रखा गया है, ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली ये है कहाँ पर? कर्नाटका में है। और कर्नाटका में हेलीवुड और वेलूर और सोमनाथपुरी मंदिर में शामिल है इसको, ठीक है। किसके काल में था? तो पश्चिम चालुक्यों के अधीन था, प्रांतीय गवर्नर, उसी के ड्यूरेशन में बना गया था। यहाँ पर देखिए सबका राजा का नाम दिया होगा, किसके किसके, विष्णुवर्धन शायद राजा था, जहाँ तक हम याद कर पा रहे, रिकॉल कर पा रहे हैं। 12वीं-13वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, कर्नाटक का हासन जिला है होयसाल टेम्पल जो है। और किस पर बना हुआ है? तो दक्षिण के जितने भी टेम्पल है वो बेसिकली द्रविड़ शैली पर बना हुआ होता है। भूमिजा, नागर और कर्नाटक द्रविड़ शैली का गहरा प्रभाव दिखता है। इसमें 3 कॉन्सेप्ट दिख रहा है, एक तो भूमिजा, दूसरा नागर और तीसरा द्रविड़। द्रविड़ तो मुख्य इंपॉर्टेंट भाग है भाई, द्रविड़ तो दक्षिण का द्रविड़ है, उत्तर का नागर है, ठीक है। और उसी में एक बेसर शैली आता है जो दोनों का मिश्रित कंपोनेंट है, दोनों के टेम्पल्स की उसमें थोड़ा बहुत मिश्रण दिखेगा। तो इसमें होयसाल टेम्पल जो है वो आपका द्रविड़ का है, लेकिन उसमें और भी कुछ चीज़ें दिखी गई है, जैसे भूमिजा, नागर और कर्नाटक। होयसाल मंदिर अपने जटिल नक्काशी के कारण ज्यामितीय स्तंभ तो इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसलिए देखो तारा आकार की छत है ना, ये इसी कारण से हम इसको तारकीय आकार बता रहे थे। तो ये चीज़ें इसमें दी गई है कि इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि तारकीय आकार का था। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है, 12वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास में बना था, राजा विष्णुवर्धन के काल था उसमें, ठीक है। और द्रविड़ शैली में बना था, बस इतना ही ध्यान रखना है। होयसाल, होयसाल के बारे में देखो यहाँ पर, अच्छा किससे संबंधित है? राजा विष्णुवर्धन है, देखिए हाँ, शिव से संबंधित है। और क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है? एक द्वार समुद्र झील है, उसी के निकट में है, द्वार समुद्र झील है उसी के निकट में है। यदि मंदिर तारे के आकार का आधार वाले एक लॉन पर स्थित है, इसमें जुड़ा मंदिर है। इतना इतना दिमाग नहीं लगाना, इसमें फालतू चीज़ है, जो ध्यान देने वाली चीज़ है उसको भी ध्यान रखना। हाँ, इस मंदिर में बाहरी दीवार पर क्या है? महाकाव्य, रामायण और महाभारत और भगवत गीता से संबंधित चित्रों का उल्लेख किया गया। बस इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है ना। किससे किससे संबंधित है? महाभारत, रामायण और महाकाव्य जैसे कई सारे कॉन्सेप्ट इसके दीवारों में चित्रण किया गया, बस इतना ही। चेनाकेश्वर टेम्पल, राजा विष्णुवर्धन, देखिए इसको भी बनाया गया है 12वीं शताब्दी के आसपास में। चोलों ने अपनी जीत के उपलक्ष्य में इसको बनवाया था, जब चोल जीत गए थे, तो उसके कारण से ये भी हासन जिला में ही है, वो भी हासन था, ये भी हासन है, ठीक है। अगली इसकी विशेषता क्या है? ये भी तारकीय आकार का है गर्भगृह, और इसमें 80 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, बस इतना ही है। आगे देखते हैं केशव टेम्पल। ये देखिए वो दोनों राजा विष्णुवर्धन था, ये अलग राजा के द्वारा बनाया गया, नरसिंह तीर्थ के द्वारा। शासनकाल 1268 के आसपास में था, और वे लोग, वो भी 12वीं शताब्दी था, उसके ऊपर वाला भी 12वीं शताब्दी में ही था, बस इतना ही ध्यान रखना है। ये जिला थोड़ा चेंज हो गया, वो दोनों मैसूर हासन था, ये मैसूर हो गया। दोनों हासन, ऊपर वाले दोनों टेम्पल हासन जिला, ये मैसूर हो गया। और मैसूर का एक गाँव था सोमनाथपुर, वहीं पर स्थित है। पश्चिम, दक्षिण, उत्तर में 3 गर्भगृह हैं।
केशव, वेणुगोपाला तथा जनार्दन। तीनों मंदिरों के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उसमें अलग अलग देवताएं जो है वो वर्णित है। जैसे केशव, वेणुगोपाला और जनार्दन तीनों अलग अलग गर्भगृह में स्थापित हैं। ठीक है, आयताकार प्रांगण है और क्या है, 64 कक्षों से घिरा हुआ है। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ नहीं ध्यान देना है। अब आ जाइए आगे, अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है भैया? अल अक्सा मस्जिद ये दो पवित्र मुस्लिम स्थलों में से है ना। एक है डोम ऑफ द रॉक, एक है अल अक्सा मस्जिद। है कहाँ पे, इसको थोड़ा ध्यान देना है। तो मक्का मदीना जो है ना, उसके बाद इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। लिखा है इसमें किधर है या नहीं, इसमें किबली मस्जिद के रूप में भी देखा था। इसका नाम 8वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया। अच्छा, यरूशलेम है, सॉरी है, देखो यहाँ दिया हुआ यरूशलेम के पुराने शहर में टेम्पल माउंट है, वहाँ पर ये अवस्थित है। जैसे मक्का मदीना मुस्लिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थल्स हैं, जैसे हमारे लिए चार धाम है, उसीलिए जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है उनके लिए जैसे मक्का मदीना है। तो उनके बाद इनका तीसरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल जो ये मतलब इनके जो पवित्र स्थल है तो ये है। ठीक है, अल अक्सा मस्जिद। आगे बढ़ा जाए, टेम्पल माउंट के दक्षिण पश्चिम दीवार पर दूसरे मंदिर के अवशेष यहूदी धर्म के पवित्र स्थल हैं। अल अक्सा लंबे समय के लिए यरूशलेम में प्रभुत्व धार्मिक मामले को लेकर हिंसा का केंद्र रहा। अब देखिए ये एरिया काफ़ी ज़्यादा हिंसक रहा था। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट पहले जैसे आपने देखा, यहूदी और मुस्लिम ये दोनों के बीच का जो कॉन्सेप्ट रहा था ये देखना है। बाकी अब देख लीजिएगा, इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था उसको ध्यान में रखना, सिर्फ यही ध्यान में रखना कि है कहाँ, यरूशलेम में है। बाकी इसमें कितनी क्या चीज़ें हुई, किसने क्या हुआ, कौन मरा, उतना नहीं देने वाला है। अगला है कोणार्क सूर्य टेम्पल। कोणार्क सूर्य टेम्पल के बारे में क्या विशेषता है? जान ही रहे हैं, उड़ीसा में है। जगन्नाथ जो भी टेम्पल देखें उसी को कोणार्क टेम्पल भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट टोटल 6 या 7 से ज़्यादा शायद सन टेम्पल है। एक तो मार्तंड वर्मा है, एक आपका इधर मार्तंड वर्मा हो गया, गुजरात में है, एक बिहार में है, एक आंध्र प्रदेश में है ना। तो इस तरीके से कई सारे सूर्य टेम्पल हैं। जगमोहन, अच्छा ये तो जगमोहन कक्ष हो गया, सॉरी। कोणार्क सूर्य टेम्पल के बारे में क्या है भाई कि यह मंदिर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। 12वीं शताब्दी में महाराज नरसिंह प्रथम ने बनवाया था सूर्यदेव, है ना। 277 फीट ऊंचा है, नाट्य मंडप है, और जो अभी थोड़ा बताया जा रहा है कि थोड़ा जर्जर अवस्था में है, परंतु जगमोहन प्रवेश कक्ष एकमात्र ऐसी संरचना है जो पुराना होने के बावजूद आज भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर अवस्था में है। ठीक है, मंदिरों का निर्माण सूर्यदेव की रथ की तरह किया गया है, जिसमें 7 घोड़े द्वारा रथ को खींचा जा रहा है और 24 उत्कृष्ट नक्काशी पहिए है। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि रथ पर सवार है और वो टेम्पल और वो घोड़ा उसको खींच रहा है। ठीक है, और इसमें क्या दिया हुआ है, हाँ ये कॉन्सेप्ट इसमें ये वाला थोड़ा देख लीजिएगा, छाया वाला, कि पहिए को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भाई जितने भी इसके सूर्य के जितने भी पहिए हैं, तालिका जितने भी है, जब भी उस तालिका पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 4 जहाँ हम लोग जो टाइमली देखते हैं कि 1 बजा 2 बजा 3 बजा, तो उसके अनुसार उसमें शैडो पड़ता है। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, तो अच्छा लगा, उस समय की टेक्निक उस यूज किया जा रहा था। और 24 तिलियाँ और कुल्हाड़ियाँ नक्काशियाँ उन गतिविधियों को दर्शाता है जो आमतौर पर दिन और है ना उस समय में की जाती है। चलो ठीक है, ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है, मंदिर के छत काली होने के धारणा के कारण यूरोपीय नाविकों ने मंदिर को ब्लैक पेगोडा, इसको ध्यान देना है। इसको किसने कहा था? तो मंदिर का जो ऊपरी भाग है वो ब्लैक होने के कारण में इसको यूरोप के कुछ नाविकों ने इसको ब्लैक पेगोडा कहा था। मंदिर के दीवारों पर आप देख रहे हैं कि नृत्य कृत्य और पौराणिक कथाओं को दर्शाया गया है। और क्या है इसमें, और कुछ इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है। ठीक है, 42 अभी आपने देखा उसी में से एक है। 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पर है? तो 64 योगिनी टेम्पल आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में है। पहले जो पुराने, अभी इनके पहले जो हमारे पास संसद भवन था, उनका कॉन्सेप्ट माना जाता है इसी से लिया गया। मध्य प्रदेश मुरैना है, मितवाली गांव वहाँ पर ये अवस्थित है। ठीक है, मितवाली गांव। और क्या इंपॉर्टेंट है, 1323 के आसपास में कच्छपात वंश के द्वारा एक राजा देवपाल थे, उसी ने इसका निर्माण करवाया गया था। शिव जी से संबंधित था। यहाँ पर कई सारे तांत्रिक जो गतिविधियाँ होती रहती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जाना नहीं।
और न पता चला कहीं आप पागल होकर ना आ जाए। मितवाली मंदिर 125 फीट व्यास वाले गोलाकार है जो 64 योगिनी को समर्पित बताया गया है। केंद्रीय मंदिर टेम्पल है, हिंदू से संबंधित है। और क्या चीज़ है? और कुछ नहीं है, खुला छत वाला टेम्पल है, इसको हाई पेथ्रल बोला जाता है। ठीक है, 64 योगिनी टेम्पल कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। यूपीएससी पीछे पूछा गया क्वेश्चन, यूपीएससी 2013, 14, 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अभी याद नहीं आ पा रहा है, बट ये पूछा गया क्वेश्चन है। उज्जैन का महाकालेश्वर शिव जी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक टेम्पल है। ठीक है, और इसमें बताया गया कि 250 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग निर्माण कार्य किया गया। ठीक है, एक सुरंग बनवाया गया। प्राचीन शहर उज्जैन आदि ब्रह्म पुराण में सर्वश्रेष्ठ शहर में से एक माना गया है इसको। अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण में भी जो है मोक्षदा एवं मुक्ति, इसको यहाँ पर मुक्तिदाता के रूप में, तो बेसिकली ये थोड़ा शिव जी का मंदिर है और जहाँ पर मुक्ति जिनको चाहिए वो इस तरीके के टेम्पल में कई बार पहले पुरानिक अवधारणाओं में जाते थे, अभी भी कई सारे महत्व रखते हैं। ठीक है, यह शहर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, पहले भी मैंने बताया। शहर कहाँ पर है? तो शहर गढ़कालिका और हरि सिद्धि, ये दो कुछ शक्तिपीठ यहाँ पर अवस्थित है। कुंभ मेला का आयोजन यहाँ पर होता है। ठीक है, और प्रयागराज में भी हुआ था, हरिद्वार में भी और नासिक में भी होता है। ये 3-4 ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इस तरीके का होता है। नासिक आपका महाराष्ट्र, जहाँ पर जान ही रहे हैं कि एक टेम्पल और भी है वहाँ पर महाराष्ट्र में 3 जो है वो टेम्पल हैं, खास करके 12 ज्योतिर्लिंग में से जो 3 टेम्पल है ना, तो वहाँ पर अवस्थित है। भौगोलिक दृष्टि से उज्जैन जो है वो क्या है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर शून्य, मध्यांतर रेखा, मध्य रेखा और कर्क रेखा की काटती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। शहर वाला कई बार क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से डालता है, ये एरिया कर्क रेखा जो है वो काट रहा है, तो कर्क रेखा को मध्य प्रदेश के आसपास से गुजरती है और कर्क वृत्त के रूप में इसको देखा जाता है। अगला है महाकालेश्वर के बारे में और क्या क्या चीज़ें इस टेम्पल के बारे में। भगवान शिव से संबंधित हैं। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मन, विष्णु और जो महेश हैं, उन तीनों के कॉन्सेप्ट को यहाँ देखने को मिलता है। शिप्रा नदी के तट पर है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने देखा था कि यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछ बैठा था कि किस नदी के किनारे में कौन सा टेम्पल है, और ये शायद महाराष्ट्र का ही कुछ ऐसे 2 स्थल दिए गए थे और यूपीएससी पूछा है क्वेश्चंस। ठीक है, मंदिर परिसर में एक विशाल प्रांगण है जो बेहतरीन मूर्तियां सुसज्जित है। उतना ध्यान नहीं देना है जितना ध्यान देने वाली थी, जो चीज़ें हम दे चुके हैं। चालुक्य मराठा भूमि शैलियों में प्रभावित, हाँ ये चीज़ थोड़ा देखना है, चालुक्य मराठा भूमि शैली से संबंधित प्रभावित है। अगला है सप्तमोक्ष पुरी के बारे में। क्या है भाई सप्तमोक्ष? अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, वाराणसी और उज्जैन। ठीक है, ये सारे कुछ एरिया हैं। इन स्थानों को ध्यान में रखते हुए चुना गया है कि इन स्थानों पर शारीरिक त्याग करना मृत्यु पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति पाने का सामना है, यानी कि कॉन्सेप्ट है, एक मैथोलॉजी है, एक व्यक्ति की विचारधारा है कि अगर हम यहाँ आके मरते हैं तो सीधा हमको मृत्यु लोक या पुनर्जन्म मिल सकता है। तो सही बात है, हो सकता है किसी को मिला हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं पता। अगला अयोध्या राम मंदिर, अभी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। क्या क्या है इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा देख लें। 22 जनवरी को इसका अभी जो है अनावरण किया गया। मकराना का संगमरमर का इसमें स्थापित किया गया, गुलाबी बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी इसमें स्थापित मतलब यूज किया गया है। रामलला जी की मूर्ति जो है काले शालिग्राम पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। 20 फुट की 3 मंजिला है ना, वो क्या है 20 फुट के 3 मंजिले पर बना हुआ है, जिसमें कुल 392 स्तंभ हैं, 44 दरवाजे हैं और कुछ इस, हाँ ये ध्यान रखना है, नागर शैली पर बना हुआ है, बस इतना ही ध्यान रखना है। प्रार्थना मंडप है, गर्भगृह है, नृत्य मंडप है और क्या है, रंग मंडप है, कीर्तन मंडप है। इतने सारे मंडप का निर्माण किया गया है। मंदिरों के चारों कोनों में सूर्य भगवान, गणेश, शिव और उत्तर दक्षिण किनारों पर क्रमशः अन्नपूर्णा और हनुमान जी को भी स्थापित किया गया। थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिएगा, कई बार पूछ बैठेगा। अतिरिक्त जानकारी, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान में उत्तर भारत में विकसित हुआ था ये शैली। नागर तो जान ही रहे हैं, खास करके जैसे मालवा, राजपूताना और कलिंग के आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। और क्या है,
यह एक साधारण पत्थर चबूतरे द्वारा बनाया गया जिसमें मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। गर्भगृह के ऊंचे शिखर के ठीक नीचे अवस्थित है। आदि की गर्भगृह बेसिकली इसमें टेम्पल के सबसे मुख्य भाग होता है गर्भगृह, तो वो चीज़ दिया गया है। और क्या चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हैं क्या इसमें, बलबन का मकबरा दिया हुआ कहाँ पर है, डोंगरा वास्तुकला। डोंगरा वास्तुकला देखिए श्रीनगर में भी है, महाराज गुंज बहार का है ना जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, डोंगरा वास्तुकला है कहाँ से संबंधित, तो श्रीनगर से संबंधित है, महाराज गुंज बाजार। और क्या है भाई, वास्तुशिल्प स्वरूप की विशेषताएं। डोंगरा वास्तुकला जम्मू के डोंगरा राजाओं के शासन के दौरान इमारतों का संरचनाएं को दर्शाया गया। क्या क्या है इसमें स्पेसिफिकेशन, लकड़ी की नक्काशी, भित्ति चित्र, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। प्लास्टर का काम है ना। वास्तुकला मुगल और राजपूत क्षेत्रों में भी शामिल है। जटिल नक्काशी देखने को मिल रहा है। ढलान वाली छतें, ठीक है। प्रांगण, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। और क्या है, तो जैसे इसमें संरचना जो है इसका कुछ विशेषताएं दिया गया, जिसको सम्मित अविन्यास लेआउट जिसको कहता है। संरचना जो अलंकृत विवरण प्रमुख विशेषता है। बलबन का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है क्या, महरौली के आसपास में है। और बलबन का मकबरा के बारे में क्या बताया गया है, जिसमें दारुल अमान या सुरक्षा स्वर्ग भी कहा जाता है, जिसका निर्माण स्वयं सुल्तान ने किया था। चलिए ठीक है, सुल्तान ने किया था तो कोई बात नहीं है। बलबन के मकबरा मामलुक वंश का ये शासक था, गयासुद्दीन तुगलक बोल दिए। बलबन 1266 के आसपास में है। तुर्क चहलगनी का इसने स्थापित किया था, इसमें 40 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। बस यहीं तक था। हाँ, इसने कुछ कॉन्सेप्ट को लाया गया था। एक कॉन्सेप्ट है पावोस, एक है सिजदा, जैसे पैर को चूमना है ना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट था वो बलबन लेकर आया था। ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें जो इम्पोर्टेंट था, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देखना है, ऊपर के जो बहुत सारे पॉइंट व्यू है, जैसे वास्तुशिल्प कला में किस कला पर डिपेंडेंट है, किसने निर्माण कराया था और उसके क्या स्पेसिफिकेशन, इतना इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज़्यादा रटने की चीज़ें नहीं है। धन्यवाद, खुश रहें।